हेलो बच्चों, आज मेरे सामने ऋतिक चौहान है और इनफैक्ट ये हीरो रहे हैं अविरल क्लासेस के और हमारे स्टूडेंट रहे हैं और एक लोकल हीरो की तरह इनको हम देखते हैं। रीजन क्या था कि इस रीजन से सिलेक्शन होते थे पहले, लेकिन उत्तराखंड पीएमटी में होते थे। अगर आपको पता हो तो उत्तराखंड पीएमटी पहले हुआ करता था एंड दैट वाज ऑफ 200 मार्क्स और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और बच्चे को 200 में स्कोर करना होता था जो रिलेटिवली ईजी होता था। सेम विद यूपीसी पीएमटी भी 200 नंबर का पेपर होता था, 200 क्वेश्चन भी होते थे और 3 घंटे का समय होता था। लेकिन जब नीट आया तो सडनली बच्चों का सिचुएशन थोड़ा मुश्किल होने लगा। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन होते थे लेकिन फिर भी उत्तराखंड का जो कट ऑफ होता था वो नीचे जाता था। जो एक परसेप्शन बना रहता था कि उत्तराखंड के बच्चे परफॉर्म नहीं करते। सेम विद इन अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर देखोगे तो यहाँ का बच्चा अगर 100 सेलेक्ट हो रहा है तो 80 बच्चा लोकल कॉलेजेस में जाता था, स्टेट कॉलेजेस में। लाइक जो स्टेट में कॉलेजेस है हमारे पास 2 गवर्नमेंट कॉलेज थे, हल्द्वानी और देहरादून में, बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेज 3 थे, श्रीनगर में भी। लेकिन जो परसेप्शन चेंज हुआ कि एएफएमसी में सिलेक्शन होना, दिल्ली एम्स में सिलेक्शन होना या फिर नेशनल कॉलेजेस लाइक कोई दिल्ली में जा रहा है, एमएएमसी में जा रहा है, कोई सफदरजंग में जा रहा है, कोई केजीएमयू में जा रहा है। ये जो परसेप्शन है काफ़ी हद तक 3-4 साल पहले चेंज हुआ ऋतिक के द्वारा और ही स्कोर्ड एट दैट टाइम 650 मार्क्स, जो बहुत रिस्पेक्टेबल मार्क्स था एट दैट टाइम। इनका ऑल इंडिया एम्स में सिलेक्शन हुआ 55 रैंक के साथ। इनका जिपमर में सिलेक्शन हुआ जो बहुत टफ माना जाता है जिपमर का सिलेक्शन, और जिपमर को साउथ का एम्स बोला जाता है और कई मामलों में जिपमर को एम्स से भी बेटर माना जाता है। तो ये 2 कॉलेजेस हैं, ये ड्रीम होते हैं किसी भी मेडिकल एस्पिरेंट के और यहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो बड़े हाई रेपुटेड होते हैं। मैंने ये भी सुना है कई डॉक्टर से कि जिपमर का काफ़ी बच्चा फॉरेन भी चला जाता है। वो आज पता करेंगे ऋतिक से कि ये कहाँ तक सही है। तो ऋतिक, आपका वेलकम। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपनी जर्नी बताएं कि आप कैसे थे। बेसिकली बच्चा सोचता है कि ये जो रैंकर्स होते हैं वो कुछ अलग खाते हैं, हो सकता है वो प्रोटीन का कुछ डाइट लेते हो या हो सकता है कुछ और। तो आप बचपन से कैसे थे? बचपन मतलब 6 क्लास को आप कंसीडर कर सकते हो। ओके सर, मेरी स्कूलिंग सेंट जूड स्कूल से हुई है जो माजरा में स्थित है। सर मैं अपनी क्लास में अगर आपको एकेडमिकली बताऊं तो क्लास में मतलब टॉप 5 टॉप 10 में रहता था, लेकिन नॉट ऑलवेज द टॉपर। और मेरे आईसीएसई बोर्ड में 94.4% आए थे। इसके अलावा मैं अपना जो एक्स्ट्रा करिकुलर साइड में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। फॉर एग्जांपल मैं प्ले में पार्टिसिपेट करता था, मैं 2 टाइम्स उसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसके अलावा काफ़ी एक्टिविटीज़ लाइक मैराथन और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी उसमें मेरा ध्यान रहता था। बट काइंड ऑफ अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आई वाज काइंड ऑफ अ एवरेज स्टूडेंट, नॉट ऑलवेज द टॉपर काइंड। एंड फ्रॉम देयर आई मेड माय जर्नी इन स्कूल। ये देखिए आप कितना अच्छा है, आपके पास आप कनेक्ट हो सकते हो। बेसिकली एक एवरेज स्टूडेंट कह रहे हैं अपने आप को, और ये आपकी तरह से ऐसे थे कि जिनका प्ले में भी पार्टिसिपेशन होता था, दौड़ते भी थे। कई बार आपको एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो पढ़ाकू बच्चा होता है उसे सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये परसेप्शन जो मिसकंसेप्शन है वो टूट रहा है। तो ऋतिक, कब से आपको लगा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? क्या 10th के बाद आपने सोच लिया था या बायो और मैथ्स में कुछ कंफ्यूजन था एट द टाइम? और एक बार वंस यू डिसाइडेड बायोलॉजी, तो क्या आपने बायोलॉजी डॉक्टर बनने के लिए लिया या बायोलॉजी इसलिए लिया कि मैथ्स से आपको नफरत थी? इस टाइप से कोई सिचुएशन तो नहीं था? नहीं सर, पहले मैं आपको ये बताऊंगा मैथ्स और बायो के लिए। मतलब मुझे कभी मैथ्स से नफरत नहीं थी। मैं ऐसे कह सकता हूँ मुझे बायो ज़्यादा पसंद थी। बेसिकली मुझे बचपन से मुझे अच्छा लगता था कि डॉक्टरी एक अच्छी फील्ड है। पर मैं अगर आपको बताऊं कि मेरी इंस्पिरेशन कहाँ से थी, मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं हमेशा से डॉक्टर बनूं और मुझे हमेशा समझाती थी कि कैसे किसी इंसान को जब वो सबसे ज़्यादा अपनी सफरिंग में होता है और सबसे ज़्यादा अपनी परेशानी में होता है, उस वक्त किसी को हेल्प करना इज़ द बेस्ट वे यू कैन सर्व ह्यूमैनिटी। और मेरी मेन इंस्पिरेशन आई थी मेरे दादाजी से। वो भी एक जनरल प्रैक्टिशनर है और वो हमारे गाँव में प्रैक्टिस करते हैं। उनको उनकी हार्डवर्क और उनकी डेडिकेशन देख के उनसे मैं इंस्पायर हुआ कि कितना वो अपना एफर्ट देते हैं, कितना वो उस काम के लिए लगे रहते हैं और उनकी जो रिस्पेक्ट है हमारे एरिया में दैट इज़ प्राइसलेस।
और वो समथिंग टू वर्क फॉर है, लाइक आई नीडेड अ रीज़न कि मैं क्यों ये चीज़ करना चाहता हूँ, और ही इज़ द रीज़न कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। वाई? बिकॉज आई सी माई ग्रैंडफादर एज अ इंस्पिरेशनल फिगर। हमारे हीरोज हमारे घर में ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों के पेरेंट हीरो होते हैं। सारे पेरेंट बहुत अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचते बिकॉज सर्टेन कंडीशंस होती हैं। अगर आप सोचो तो आप जितने फॉर्चुनेट हो, आपके पेरेंट नहीं थे, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आपके पास है। सुविधाएं इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी भी हो सकती है, सुविधाएं इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज भी हो सकती हैं। वो सारी फैसिलिटीज आपके पेरेंट को हर बार नहीं मिलती थी, लेकिन वो हमारे हीरो हैं क्योंकि उस सर्कमस्टेंसेस में भी वो काफी मेहनत करते थे। हमारे ग्रैंड पेरेंट और ज्यादा दिक्कत होती थी उनको, क्योंकि वो उस टाइम और सुविधाएं कमी थी, या इनफैक्ट हमारे सोसाइटी में इतना ज्यादा वेलनेस नहीं था जब जितना आज है कंपैरेटिवली। तो आप लोग के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। ऋतिक, एक और बात मैं पूछूंगा, जब आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, तो व्हाट वाज योर रूटीन? क्या आपने 12th के साथ सिलेक्शन लिया या एक साल ड्रॉप किया तो क्यों किया, ये मैं जानना चाहूंगा। 12th के बाद मैं 2016 में 12th में पास आउट हुआ, मेरे बोर्ड्स खत्म हुए। तब क्योंकि 12th क्योंकि अभी पास करा था तो 12th का डेटा मेरे को क्लियर था, जितना उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बट उसके बाद हमारे पास 1 महीना था कि नेक्स्ट PMT होने के लिए। तब मुझे ये लगा कि मुझे इस पर फोकस करना चाहिए कि कौन सी चीज़ मुझे नहीं आती। दैट वाज द 11th का पार्ट, 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट क्योंकि वो इनफ टाइम नहीं था मुझे उस चीज़ों को कवर अप करने के लिए, और इस वजह से मुझे लगता है कि उस टाइम मेरा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, और उस 1 साल में मैंने एनालाइज किया कि मेरी कहाँ पे प्रॉब्लम है। कोचिंग ने तो मुझे सपोर्ट किया ही, दैट इज़ वन थिंग, बट मुझे अपने तरफ से एनालाइज करना था कि मैं कहाँ पे कमज़ोर हूँ। और मैंने उस 1 साल में टाइम को डिवाइड करके फिर उस पर फोकस किया कि मैं 11th में वीक हूँ या 12th में कौन से पार्ट्स में वीक हूँ, और उसके अकॉर्डिंग फोकस करके मैंने अपने आप को इवेलुएट किया विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सीरीज कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, और विद ईच टेस्ट इम्प्रूव करता गया। इस तरीके से मैंने सब प्रिपेयर किया। मैं जानना चाहूँगा ऋतिक कि बेसिकली कौन कौन से एग्जाम आप अपीयर किए और उन सब में आपका रैंक क्या रहा? सर मैंने जिपमर 2017 में मेरा रैंक रहा था 41, एम्स 2017 मैंने दिया था, उसमें मेरा रैंक था 55, एंड दिस नीट UG 2017 इसमें मेरा रैंक था ऑल इंडिया 317। ओके। इसके बाद आपके लिए डिसाइड करना जिपमर आसान था, या आप ट्राई कर रहे थे कि नीट UG के थ्रू अच्छा कॉलेज ले जाएं और आप या फिर कोई और एम्स ले लें? क्या आपने कैसे सोचा, कैसे डिसाइड किया? सर ये काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन था। उस टाइम मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जिपमर जा सकता हूँ या फिर KGMC या फिर UC, मतलब मेरे को दिल्ली के काफ़ी कॉलेजेस मिल रहे थे, जिपमर मिल रहा था और काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेजेस मिल रहे थे। पर फिर उस टाइम हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया और थोड़ा जो और डॉक्टर्स थे उनसे बात करी, सभी ने एक ही आवाज़ में एक ही तरफा कहा कि जिपमर इज़ द बेस्ट। अगर आपको एम्स और जिपमर में भी कंपेयर करना है फॉर UG, जिपमर इज़ द बेस्ट। तो और क्योंकि अब मैं वहाँ पे गया और 4 साल मेरे को हो गए हैं वहाँ पे, आई डोंट थिंक कि उनकी बात गलत थी कि इट्स वेल मेड चॉइस। अब जिपमर से ही कनेक्टेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आपके पेरेंट्स से ही पूछूंगा, बट मैं जिपमर से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछूंगा। जिपमर को बोला जाता है कि यहाँ पे केवल डॉक्टर नहीं बनते, यहाँ ओवरऑल एक डॉक्टर बनता है, एक पैकेज बनता है, ऐसा मैंने रिसर्च में पाया। और मैंने ये भी देखा था कि लास्ट ईयर आप खुद कुछ किसी का कैंपेन कर रहे थे, समवन स्टैंडिंग ऑन कोई पोस्ट वोस्ट होता है आपके यहाँ, तो वो और कोई कॉलेज में नहीं होता, तो प्लीज उसके बारे में बच्चों को बताइए। पहले मैं जिपमर के बारे में बताना चाहूँगा। जिपमर एक बहुत ही डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल्स पे, हमारे क्लिनिक्स पे बेसिकली जो एक डॉक्टर की एसेंस होती है उस पर बहुत अच्छा फोकस किया जाता है। मैं आपको वैसे तो कंपेयर करना एक तरीके से गलत होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। जब तक हमारे क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे हमें हॉस्पिटल में जाके हमें पेशेंट्स देखने होते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या फाइंडिंग है, कैसे इन्हें मैनेज करना है। जब बाकी सारा देश, बाकी सारे कॉलेजेस बंद थे, बच्चे नहीं जा रहे थे बाकी कॉलेजेस के, हमारे कई महीने बीत चुके थे। हम 2 मंथ्स हम लोग अहेड थे इस चीज़ में। मेरी कई सारी पोस्टिंग्स फिनिश हो गई थी तब तक, और तब तक व्हाट आई मीन टू से इज दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट कि हम इनको सिखाएं, जो बच्चे हमारे पास आए उनको सिखाएं।
और जो हमारे सीनियर्स हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, दे आर वेरी मच एंथुजियास्टिक अबाउट टीचिंग। कि अगर अब मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ, मुझे अगर सपोज एक मशीन कोई भी रखी है, आई जस्ट वांट टू लर्न अबाउट इट, मुझे बस वहाँ जाना है और उनसे पूछना है कि सर ये कैसे काम करती है। दिल बी सो एंथुजियास्टिक, दिल बी सो ईगर टू टेल कि हाँ ये हमारा जूनियर है, हम इसे बताएंगे इस तरीके से काम होता है। सो दैट वन थिंग आई हैव सीन कि जिपमर में अगर आप सीखने के चाहते हो या आप सीखना चाहते हो, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। क्योंकि मेरे और भी दोस्त हैं जो और इंस्टीट्यूट्स में, मैंने उनसे भी बात करके देखी, दे आर मोर ऑफ लाइक कि ठीक है कोई अकेडमी की तरफ ज्यादा फोकस्ड होता है, कहीं पे अटेंडेंस का इतना चक्कर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट्स लाइक दे आर वेरी मच दे कीप अस फोकस्ड, और वो तब तक पास होने नहीं देते, वो तब तक हमें आगे नहीं जाने देते जब तक हम पूरी तरीके से एक स्टैंडर्ड ना मेंटेन कर ले उनका। सो दैट वन थिंग आई कैन से अबाउट दिस। और कुछ लीडरशिप भी अगर वहाँ पे होता है शायद? हाँ सर, लीडरशिप का है वहाँ पे, स्टूडेंट एसोसिएशन है, उसमें भी मतलब एक हम सबको कुछ ना कुछ रोल प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कमिटीज़ बनती है हम सबकी, और उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ताकि हम सबको इनिशियली हम सबको एक लीडरशिप क्वालिटी, एक टीम वर्किंग स्पिरिट हम सबको सिखाया जा सके। मैं खुद इसका हमारा एक हिमालयन स्टूडेंट एसोसिएशन में उसका अभी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अभी जस्ट नाउ मैंने इसकी पावर गिव अप करी है क्योंकि मैं फाइनल ईयर में आ गया। तो थर्ड ईयर बैच इज द एग्जीक्यूटिव बैच। ऋतिक, सभी के सक्सेस में उनके पेरेंट्स का रोल होता है, उनके टीचर का रोल होता है, बट सबसे ज़्यादा, मैं खुद टीचर हूँ लेकिन मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का रोल होता है। बच्चा हमें दिखता है एक प्रोडक्ट बन के, लेकिन बच्चे के पीछे जो मेहनत होती है पेरेंट्स की, उनका टाइम मैनेजमेंट करना, उनका खाना मैनेजमेंट करना, इमोशनल सपोर्ट देना, चाहे वो एकेडमिक एक्सीलेंस में हो, चाहे स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में हो, यू नो इट इज़ फैक्ट। तो मैं जरा चाहूँगा कि आप बताओ, आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर, आपके बड़े भाई हैं, उन्होंने कैसे आपकी हेल्प की, कैसे घर से आपको हेल्प मिला? थोड़ा आपने बताया अपने दादाजी का, लेकिन थोड़ा और इसको एलाबोरेट करिए। सर, अगर मैं पेरेंट्स के सपोर्ट को अगर मैं बताना शुरू करूँ, इट टेक अ एंटायर डे, बट इसको मैं थोड़ा समराइज करके बताना चाहूँगा। आई थिंक मेरी फैमिली इज द ग्रेटेस्ट सपोर्ट सिस्टम फॉर मी। जब भी प्रिपरेशन के टाइम पे आप लोगों को भी फील होगा कि आप कभी डाउन्स आते हैं, कभी ऐसा फील होता है खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, ऐसे में दैट इज द आई थिंक वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ फैमिली। वो आपको वापस आप क्यों क्या चीज़ कर रहे हो, आप क्यों आप डाउन जा रहे हो, आपको वापस मोटिवेट करने के लिए, आई थिंक दैट हैज़ द लाइक बेस्ट फंक्शन दे हैव डन। एंड मैं ये कहना चाहूँगा, लाइक मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया कि कैसे अपने दिमाग को शांत रखना है, और उनका जो एक कामिंग एटीट्यूड रहा है कि ठीक है, होगा होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, इतना बस एक इतना कॉन्फिडेंस ही इंसान को बहुत बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेरी मम्मी का कंट्रीब्यूशन तो अगर मैं सिर्फ कहना शुरू करूँ शायद हफ्ते लग जाए इस चीज़ को कहने के लिए, कि मेरे खाने से लेके हर वक्त ध्यान रखने से लेके हर चीज़ का। और मेरे भैया ने हमेशा मुझे सिखाया कि कैसे जस्ट ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। अगर कि ठीक है, अगर आप एक पॉइंट पे आप आ जाते हो कि आपको पता होता है कि ओके इस साल तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है, लेकिन बेस्ट पे जाना है, बिल्कुल बेस्ट पे जाना है। आई थिंक दैट माई ब्रदर हैज मेड मी टू गो टू द बेस्ट, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। दैट इज रियली गुड, एंड आई होप सारे बच्चे जो सुन रहे हैं, और आप लोग भी मेरे सामने खड़े हैं, आप लोग अपने पेरेंट्स से खुल के बात करिए। व्हेनेवर यू फील लो, यू मे टॉक टू योर टीचर ऑल्सो व्हेनेवर यू फील लो। और अभी आप तो बिगनिंग में हैं, बिलीव मी, कम से कम 10 बार तो आएगा ये फीलिंग कि गिव अप कर दे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे लिए नहीं है, बड़ा टफ है। कई बार आपको लगेगा दूसरे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो। कई बार आपको लगेगा कि आपके मार्क्स बार बार की कोशिश के बाद भी कम आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप अपने टीचर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, बड़े भाई से बात करो, बड़ी बहन से बात करो, या सीनियर से बात करो जो इस फील्ड में है। बिलीव मी, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा और उससे जल्दी से आप बाहर आ जाओगे। एक और क्वेश्चन है ऋतिक, बेसिकली एक मिसकंसेप्शन माना जाता है, मैं मिसकंसेप्शन ही बोलूँगा। जनरली लोग कहते हैं कि ड्रॉप करने से थोड़ा मुश्किलें आती हैं। तो आपने ड्रॉप करके सेलेक्ट किया है, और नॉर्मली बीट डाउन जो हमारा है, हम ABC अगर कैटेगरी डिफाइन करें, A कैटेगरी मेट्रो वाले सिटीज़, B कैटेगरी जैसे जहाँ पे हम लोग हैं, C कैटेगरी और छोटे टाउन्स। तो B और C टाउन के ज़्यादातर बच्चे ड्रॉप करके ही कर पाते हैं, क्योंकि उनकी स्कूलिंग का इतना प्रेशर होता है, स्कूलिंग उतने स्टैंडर्ड की नहीं होती है कि वो पहली बार में सेलेक्ट हो पाए। तो ड्रॉप करने में जो मुश्किलें आती हैं, या कैसे हम इसको बेस्ट बनाएं, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप बच्चों को प्लीज़ बताओ। सर,
ड्रॉप करने में सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे लगती है वो ये आती है कि एक कॉन्फिडेंस वाली बात होती है कि सबसे पहले डर लगता है कि व्हाट इफ इस बार भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो और एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि आप अगर एक गलती को बार बार रिपीट करोगे तो कैसे आप उससे बढ़ सकते हो। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपने गलती क्या करी है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया था कि मैंने एनालाइज किया कि मैं कहाँ पे वीक हूँ। आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपको बैठ के एक पेपर पे लिखने की ज़रूरत है कि मुझे क्या पता है इस वक्त और मुझे क्या नहीं पता है, और एक चेकलिस्ट रखने की ज़रूरत है कि ओके दीज आर ऑल द टॉपिक्स और यहाँ पे मैं हूँ इस वक्त। और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस आप कैसे भी कर सकते हो कि मैं पहले मेरे पास अगर 10 महीने हैं तो मैं पहले 5 महीने में मैं कितना कैसे पढ़ाई करूंगा, मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़ाई करनी है, मुझे कैसे कैसे नॉलेज एक्यूमुलेट करनी है, और उसके बाद कि मैं उसको अप्लाई करना शुरू करूं। ये ऐसा मैंने किया था कि मैंने पहले 5 महीने सिर्फ अपनी नॉलेज गेन करने पे फोकस किया था, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करने पे प्रैक्टिस किया था। पर जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी कोई मुझसे पूछता है मैं हमेशा बताता हूँ इट्स ऑलवेज इंडिविजुअलाइज्ड। जो मेरे ऊपर वर्क किया वो जरूरी नहीं कि आपके ऊपर वर्क करे, वो आपको खुद पता लगाना है। इसे बोलते हैं रिसर्च करके अपने ऊपर बेसिकली आपको ट्राई करना है और पता लगाना है कि क्या है और उसको इम्प्रूव करना है। कैसे करोगे आप? सबसे पहले अगर एक जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा वो ये करो कि अगर आज से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो रही है, आप सबसे पहले एक रोड मैप बनाओ कि मेरे पास इस दिन को मेरा एग्जाम है, मतलब इतने टाइम बाद मेरा एग्जाम है, तो एटलीस्ट हाफ टाइम में कि मुझे कितना वक्त चाहिए होगा कि अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और जब मैं जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूँ मुझे पिछला रिवाइज भी करना है। हर चीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है कि इतने वक्त के बाद मुझे इसको रिवाइज करना है, और अपनी जो आपने गेन करी है नॉलेज उसको टेस्ट करना है विद टेस्ट सीरीज। और जो भी आप गलतियां कर रहे हो, जो भी आपको सीखना है, वो उस टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको आईना दिखाई देगा कि अगर मैंने आज सपोज ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा है और मैंने एक चैप्टर और कोई पढ़ा है, आज मैं उसका बिल्कुल मास्टर हूँ, लेकिन हो सकता है मैं एक हफ्ते बाद नहीं हूँगा। वो मुझे ओवर द पीरियड विद टेस्ट सीरीज ही पता चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी चैप्टर के 3 या 4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आने, लेकिन जो भी आने आपको ठोक के करने हैं। और वो चीज ये समझने की जरूरत है कि क्या नाम है, कैसे उसको रिटेन करा जाए, दैट इज बाय रिवीजन। बेसिक आइडिया है कि उसको रिवाइज करो और चीजों को ऑर्गेनाइज करो। तो ये मुझे लगता है बच्चों सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सब लोग प्लान करो, प्लान को फिर एग्जीक्यूट करो एज पर योर प्लान, और देन गेट द फीडबैक का मतलब हुआ टेस्ट के थ्रू आप चेक करो कि आप कैसे हो, और फिर आप रिसाइकिल करो अपने प्रोसेस को। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप उसको रिसाइकिल करो। ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे जैसा ऋतिक ने किया तो नेचुरली आपको अच्छे रैंक मिलेंगे। देखो गेटिंग टॉप रैंक इज नॉट वेरी इजी, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम एक सूडो मोटिवेशन देते हैं, कई बार हम सूडो बातें करते हैं जिसको रियलिटी थोड़ा दूर होता है। 14-15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं नीट प्रिपरेशन में। सीटें अगर देखा जाए चुनिंदा टॉप कॉलेजेस के तो 500 हैं, 1000 है मान लो, उसमें भी 50% सीट रिजर्व्ड है। तो आपके लिए जो चॉइस है टॉप कॉलेजेस की वो काफी कम होती है। देयर आर चॉइसेस, और वो चॉइसेस ऐसे भी होती हैं कि आपको अपने स्टेट में तो 85% सीट मिलती है, रेस्ट ऑफ द स्टेट में तो 15% सीटें मिलती है। तो आपके लिए पूरे इंडिया में 10,000 से सीटें ही नहीं है ज्यादा। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए वो वाला कैलकुलेशन तो 15 लाख बच्चों में सिर्फ 10,000 सीटें हैं। वैसे तो हम 70,000 80,000 सीटें बोल देते हैं, बट एक्चुअली में नहीं है। इसीलिए बोला जाता है मेडिकल को टफ एग्जाम, इसीलिए मेडिकल में बच्चा बीच बीच में टूटने लगता है। सो विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड प्लानिंग आई थिंक यू कैन अचीव योर गोल। और अब मेरे पास और आपके लिए क्वेश्चन है, क्या अगर एक बार बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, हमारे पास ऐसे कई बच्चे होते हैं जो एक बार और ड्रॉप करके आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक बार करो या मरो, या अगर दोबारा ड्रॉप करना चाहे तो नहीं करना चाहिए, कुछ और प्लान कर लेना चाहिए? उस पर सजेशन जानना चाहूँगा। ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट इसमें मैं चीज़ कहना चाहूँगा, ये थोड़ा इंडिविजुअलाइज है इसमें मामला। बट अगर एक इंसान पैशनेट है किसी काम के लिए, तब आई थिंक उस चीज़ के पीछे टाइम लगाना इज़ वर्थ इट। लेकिन जब ड्रॉप की बात आती है, आई थिंक उस इंसान को पहले खुद से एक चीज़ जाननी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ कि नहीं। कि अगर वो अंदर से ये चीज़ करना चाहता है देन आई थिंक इट इज़ वर्थ इट, कि देन गो ऑन।
और अगर आप देख रहे हो कि इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, देन आई थिंक इट्स वर्थ इट। बट अगर ये लगता है कि नहीं, मन ही नहीं है, कोई फोर्स कर रहा है इस चीज़ को, देन आई डोंट थिंक इट्स मुझे ये करना चाहिए। तो एक कंक्लूजन है कि अगर बच्चों को लगता है कि अगर आपका मन है, आपको डॉक्टर बनना है, पूरी ताकत लगा दो उसी साल, शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगली बार। वही बच्चे रिजेक्ट होंगे जिनका मन नहीं था या जो लापरवाही किए होंगे, शायद ये बात इस पर सूट करेगी। एक और क्वेश्चन है कि जब देहरादून में हम बैठे हैं, ये हमारा जो वेस्ट यूपी का इलाका है, इसमें पूरा आधा यूपी आ जाता है, या हम पूरे यूपी की बात कर लें, पूरे बिहार की बात कर लें, बिकॉज सम सेम ज्योग्राफिक एरिया आता है, मध्य प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड में तो हम हैं ही, और इस तरह से जो स्टेट्स हैं और नॉट वेरी एडवांस स्टेट जैसे दिल्ली, उसको छोड़ दिया जाए, तो यहाँ के बच्चे कई बार मुझे बच्चे कहते हैं सर ड्रीम देखना तो पागलपन है, क्योंकि सिलेक्शन तो होता नहीं है, कॉलेजेस हमें, स्कूल्स हमें इतना सपोर्ट नहीं करते बचपन से, बड़ा खराब पढ़ाई होती है, हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे होते हैं। तो यहाँ के बच्चों को कैसे आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपने आप को मोटिवेटेड रखें और उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, वो भी टॉप कर सकते हैं? इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, मुझे लगता है देहरादून में एक बैलेंस है चीज़ों का। यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसी भीड़ भाड़ भी नहीं है, उस लेवल की भीड़ भाड़ नहीं है, और दूसरा पढ़ाई के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो है, अवेलेबल है, ऑल्दो थोड़े लिमिटेड हैं, बट आई थिंक काफ़ी अवेलेबल है। और बाकी कम्स मतलब ये जितना भी पढ़ाई का जो भी साधन होते हैं, ये सिर्फ एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। जो मेन काम होता है वो आपको खुद ही करना होता है। आपको अगर एक पर्टिकुलर रीजन है आपके पास कोई चीज़ करने का, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर वो, आप ये चीज़ रियलाइज करो, यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द एबिलिटी टू डू इट। जो भी टीचर्स, बुक्स, एवरीथिंग दैट्स जस्ट अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ऐसा मत सोचिए कि जो सिर्फ दिल्ली में पढ़ते हैं या फिर जो बड़े बड़े सिटीज में पढ़ते हैं, कोटा मान लीजिए, कोटा, उन सब में ही जाके सिलेक्शन होता है। अगर आप वहाँ के एक्चुअली सिलेक्शन रेट देखें तो वो एक्चुअली बहुत लो है। वहाँ पे भी सिर्फ वही बच्चे जो डेडिकेटेड होते हैं। डेडिकेशन कहाँ से आता है? डेडिकेशन वहाँ से आता है जब आपके पास एक रीजन होता है कि मुझे ये क्यों करना है, कि एक ठोस रीजन होता है मेरे पास, जैसे मेरे पास था एक अपना। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आपके पास एक डेडिकेशन नहीं होगा, और जब डेडिकेशन होगा देन आई थिंक दीज रिसोर्सेज आर इनफ टू गो टू एनी लेवल। ये बहुत अच्छा बताया आपने, और सेम बिलीव मैं भी करता हूँ। अगर हम डेडिकेशन रखें तो कहीं से भी सिलेक्शन हो सकता है। और जो ऐसी स्टोरीज आती हैं कई बार कि एक बच्चे ने क्रैक किया जो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पढ़ाई किया था, वो ऐसे ही आती है। और आपने देखा भी, प्रूफ भी हमारे पास है। इनफैक्ट ऋतिक के सिलेक्शन के बाद हमने नेक्स्ट ईयर ही 3 रैंक टॉप 25 में दिया AFMC में, जो नेचुरली थ्रू नीट UG ही था, लेकिन फिर भी एक टॉप 12 रैंक, 18 रैंक, 22 इस तरह के रैंक जो आना छोटी बात नहीं थी। उसके बाद ऋतिक के बाद नेक्स्ट बैच में हमने MAMC में एक सिलेक्शन दिया, मौलाना आजाद, जो देहरादून से जाना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये सब इसी है, बिलीव की वजह से है कि अगर आप बिलीव कर पा रहे हो तो है। अब एक क्वेश्चन और है आपसे, ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन का आजकल सिचुएशन चल रहा है, तो आपके हिसाब से कैसे बैलेंस करे बच्चा? काफी बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन ऑफर कर रही है। ऑनलाइन बड़े अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं बच्चों के लिए। अगर वो बैठ के चाहें तो इंडिया के किसी भी टीचर का लेक्चर पढ़ सकते हैं। तो वो कोचिंग क्यों आए, वो फिजिकल क्यों आए, या इस तरह से इसमें आपका क्या व्यू है? ऑनलाइन और ऑफलाइन, आई थिंक ये एक दो तरफी तलवार है। इसमें एक बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि पहला जो इसका नुकसान, अगर मैं उनको काउंट करना शुरू करूँ, वो ये कि बच्चे की आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, एक छोटी स्क्रीन है और एक इंटरेक्शन चला जाता है। ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम तो है, बट ये एडवांटेज जरूर है जैसा आपने स्टेट किया है कि यहाँ पे आपको इंडिया में अक्रॉस की जो भी आपको जिस भी टीचर से लेक्चर चाहिए, जब जो सा भी आपको रिसोर्स चाहिए, वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि मैं खुद ऑफलाइन से, मतलब हमारे टाइम पे तो क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस ही थी, और मुझे जो एक फ़र्क पड़ा ऑफलाइन का कि मतलब जो मुझे एडवांटेज लगा कि मुझे उस पॉइंट पे जो भी डाउट है मैं तुरंत पूछ सकता हूँ टीचर से बिना हिचकिचाए। और कई बार अगर मुझे क्लास में लगता है कोई प्रॉब्लम है, मैं बाद में जाके पूछ सकता हूँ कि क्लास एंड हुआ उसके बाद जाके पूछ लिया। तो मुझे लगता है वो ऑनलाइन में वो चीज़ जा चुकी है कि वो इंटरेक्शन थोड़ा मुश्किल है। और बाकी आई थिंक
बाकी कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। ये मेरा भी यही व्यू है। बेसिकली ऑफलाइन में एक फ़र्क होता है कि बच्चा 10 मिनट पहले आ गया, 30 मिनट पहले आ गया और क्लास के बाद रुक गया। ऑनलाइन में तो आप देख रहे हो बच्चा मोबाइल में अपना वीडियो ऑफ करके बैठा हुआ है। अब वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, बच्चे जानते हैं। कई बार आप लेट के देख रहे होते हो, कई बार एक करवट पे थक गए दूसरे करवट में आ गए, कई बार तो टॉयलेट में भी लेके जा रहे हो आप, सही बताना, लेके जा रहे हैं आप लोग, टॉयलेट में बैठे हुए मोबाइल चल रहा है। कई बार टीचर कहते हैं वीडियो ऑन करो रोहन, वीडियो ऑन करो, रोहन एग्जिट कर जा रहा है। मतलब आप फिर ढूंढो, 2 बार आप बोल रहे हो, बच्चा ऑन नहीं कर रहा है तो आप एम्बेरस होने से बचने के लिए टॉपिक चेंज कर दे रहे हो, आप पढ़ाने लग रहे हो। तो ये जो इनडिसिप्लिन है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन एंड ऑफ कोर्स मे बी बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू, ये प्रॉब्लम करता है। और द एज एट विच दे आर 17-18 ईयर्स के बच्चे हैं, ये इतने मेच्योर इनफ नहीं है कि ऑनलाइन में जाने। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मैं कई बार ऑनलाइन सेशन में अगर अपना मोबाइल ऑन कर लेता हूँ तो उस टाइम भी मेरे से भी मैं लॉस कर जाता हूँ थोड़ी देर का लेक्चर जो सुना हूँ। तो ये बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। मोबाइल रहेगा ही रहेगा, ये इतना आज की जनरेशन है। या तो डिसिप्लिन होके मोबाइल को फेंक दो, तब तो आप थोड़े कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं। बट मोबाइल अगर टेबल पे है, जेन्युइनली आप हो ही नहीं सकते। आपका मैसेज आएगा, फोन आएगा, तो ये बैलेंस है। बट जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है बिकॉज ऑफ मजबूरी भी, आप उसका फायदा उठाओ। और लेकिन ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और ये तो मेरा भी मानना है। जेन्युइन सजेशन दिया आपने ऋतिक। जिपमर का एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा कैंपस के बारे में बताएं एक बार। और इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बार बच्चे का क्वेश्चन आया था, कल मैंने एक बच्चे शेयर किया था, हालांकि वो बच्चा इस ग्रुप में नहीं बैठा हुआ, 12th का है। तो वो बोल रहा था कि सर कैंपस लाइफ कैसे होती है, सुना है कि डॉक्टर्स बहुत पढ़ते हैं, बिल्कुल कीड़े की तरह, वो एंजॉय नहीं कर पाते। मेरे पास एक 10th के बच्चे का आया कि सर MBBS तो करना चाहता हूँ, बट सुना है उसमें लाइफ खराब हो जाती है, 8 साल पढ़ाई होती है, 10 साल पढ़ाई होती है। तो क्या ऐसा है कि आप 10-10 साल पढ़ते हैं, पैसे नहीं आते, कमाई नहीं होती, ऐसा है? प्लीज बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कॉलेज लाइफ बताऊँगा। एकेडमिक्स तो मैं बता चुका हूँ कि कैसे कैसे, नॉन एकेडमिक बताऊँगा। क्योंकि मैंने स्कूल में मुझे एक चीज़ की कमी बड़ी लगी कि मैं कभी डांस नहीं सीख पाया, लेकिन जिपमर में मेरा स्टेज पे जाने का कॉन्फिडेंस खुला। मैंने डांस सीखा वहाँ पे, मैंने वहाँ पे फैशन शो में पार्टिसिपेट किया, मैंने स्पोर्ट्स में तो मैं पहले से करता था, तो उसमें इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। और वहाँ पे एक प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, आप जो चाहो कर सकते हैं। इवन माइम किया है मैंने, माइम सुना है आपको मैंने, कि उसमें एक टाइप का प्ले होता है, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स लाइक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप कॉलेज में चले गए, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी खत्म हो, मेडिकल वालों के साथ ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आप जो चाहो वो बन सकते हो। आप, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप अभी मेहनत कर लो, आप बस एक बार कॉलेज में आ जाओ, उसके बाद आपको एक बैलेंस है बस आपका लाइफ। आप जाओ तो आपको बहुत पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई कर सकते हो, वो भी ऐसा भी ग्रुप होता है, लेकिन एक बैलेंस ग्रुप भी होता है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। हर चीज का एक वक्त होता है, जब पढ़ने का वक्त है पढ़ाई करो, जब ये चीजों का वक्त है ये सारी चीजें करो। आप पेंटिंग कर सकते हो, आप बहुत सारी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मैं पर्सनली वैसे मुझे पसंद नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, मैं जो बताया मैंने वो सब करे। और इसके अलावा पढ़ाई का जो है, इट्स लाइक हमें जब पहले दिन ओरिएंटेशन पे जब मैंने बुलाया था, तब हमें एक चीज बताई थी कि आज आप लोग आज से डॉक्टर बन चुके हो, कि जस्ट कॉल योरसेल्फ डॉक्टर फ्रॉम टुडे। और एक बात याद रखना कि तुम पढ़ाई तुम्हारी आखिरी टाइम तक तुम्हारी बननी होगी, कि तुम लोग ये चीज सीखते रहोगे। पढ़ाई सिर्फ ये नहीं होती कि आप किताब खोलो और उसको पढ़ाई करो। पढ़ाई वो होती है कि आप एक चीज लर्न कर रहे हो, कि ओवर द पीरियड एक चीज को लर्न कर रहे हो। मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो हर रोज हर वक्त बदल रही है, और अगर आप उसको अप टू डेट नहीं रहोगे, उसके साथ कैचअप नहीं करोगे, तो आप पीछे रह जाओगे। पीछे इन द सेंस कि आप एक नई टाइप की सर्जरी बन के आ गई, एक नई दवाई बन के आ गई, अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे मतलब उसका फायदा उठा पाओगे, कि जो आपके पेशेंट्स उनको आप कैसे फायदा पहुंचाओगे। सो इट इज लाइक इट इज लर्निंग इज अ फन इटसेल्फ, कि आप जब सीखते हो कि ओके एक नया तरीका आया है, एक ये नई सर्जरी निकली है कि इससे मैं करूंगा तो और ज्यादा मेरे पेशेंट्स को फायदा होगा, या फिर एक इनक्योरेबल डिजीज थी, वी हैव अ क्योर फॉर इट नाउ। सो इट इज लाइक लर्निंग इन दिस प्रोसेस। जब आप वहां पे आओगे, यहाँ का लर्निंग इज अ टोटल डिफरेंट थिंग।
यहाँ पे तो अपने आपको कई बार फोर्स करना पड़ रहा है कि ओके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब ऐसे सब करके लर्न करना पड़ रहा है। वहाँ पे इट्स फन कि एक बार जब आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं, चीज़ें आपस में कनेक्ट करने लगती हैं, एक अलग ही लेवल का मजा आता है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि पढ़ाई वहाँ पे एक मुसीबत है, एग्जाम्स मुसीबत है वो अलग बात है, पर पढ़ाई मुसीबत नहीं है। वो दोनों एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, बहुत डिफरेंट चीज़ है, एक बात ये आप लोग समझ लीजिए। और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये तो मैं फिर भी इस सब में थोड़ा एवरेज हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या नाम है, स्पोर्ट्स में स्विमिंग, इवन मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या क्या बताऊँ यहाँ पे। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के बच्चों के चेहरे खिल गए हैं, देखो सब सोच रहे हैं बनना है मेरे को अब, क्योंकि कुछ बेचारे दबा के बैठे थे। डांसिंग स्किल उत्तराखंड में कुछ ज्यादा है, एक्टिंग स्किल तो भरा पड़ा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है बच्चे सोच रहे हैं चलो ठीक है वहाँ के थ्रू कर लेंगे, यहाँ तो पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं, मम्मा अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर छुपा हुआ शाहरुख खान है या दीपिका पादुकोण है, तो एक छुपा हुआ है आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप ये मत सोचना कि वहाँ जाके किल हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो बड़ा कनेक्ट करता है बच्चों को कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल है इस बच्चों के सिलेक्शन में। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार पूरी तरह हम कोचिंग पर डिपेंडेंट हो जाए, कई बार बच्चे सोचते हैं नहीं यार हम अपने आप से कर लेंगे। तो ये इसका एक फाइन बैलेंस कैसे करें बच्चे, और रोल क्या होना चाहिए, क्या होता है बच्चों के सिलेक्शन में। आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं या आपने अभी बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, काफ़ी दुनिया देख ली, तो उसके हिसाब से प्लीज़ बताइए। सर मैं आपको इसका जवाब इस फॉर्म में बताना चाहूँगा। सपोज एक अंधेरा है, कोचिंग एक लाइट की तरह आपको एक डायरेक्शन देती है। बेसिकली हमें हमारा जो सिलेबस है इट्स लाइक इतना वास्ट है, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन एक सीमा देना, एक लाइन खींचना और एक आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन देना, आई बिलीव दैट इज़ द रोल ऑफ कोचिंग। ऐसा नहीं है कि आपको वो हाथ पकड़ के चलाना बताएंगे कि ओके आप ऐसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, करना आपने खुद ही है वो चीज़। आप चाहे किसी भी कोचिंग में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, इट्स लाइक आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एंड दैट इज़ द मेन रोल ऑफ दैट कोचिंग। एंड अल्टीमेटली आपको उनकी बात को फॉलो करना और उस चीज़ को एक डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना, दैट इज़ योर रोल। एंड आई बिलीव कि इस तरीके से कोचिंग हेल्प करती है। अच्छा, इसके बाद ऋतिक को हम कहाँ देखते हैं, मतलब पीजी करने वाले ऋतिक या सुपर स्पेशलाइज करेंगे या फिर कोई और चॉइस सोच रखा है? वैसे तो अभी दिमाग में ऐसा है कि पीजी करनी है और मेरा सर्जरी की तरफ थोड़ा ज़्यादा मतलब मन है कि मेरे को ज़्यादा उससे कनेक्ट फील होता है, तो नोट छापना है। सर मैं आपको और बेटर तरीके से बताता हूँ। सर एक मेडिकल फील्ड एंड सर्जरी फील्ड। सर मेडिकल फील्ड में इट्स लाइक यू आप दवाई देते हो, आप वेट करते हो एक पेशेंट को रिकवर करने का, लेकिन सर्जिकल फील्ड इज लाइक यू जस्ट गो इनसाइड द पर्सन एंड टेक आउट द प्रॉब्लम व्हाट एवर इट इज, और एक क्विक रिलीफ मिलता है उस इंसान को। मतलब आप अपने हाथ से जो कर सकते हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग सर। इस वक्त नोट छापने वाली बात अलग है सर। तो अब मैं चाहूँगा बच्चे अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, अपना नाम बता देंगे प्लीज़, और क्वेश्चन क्या है उसको ऋतिक उसको एड्रेस कर लेंगे। जब हम नीट की तैयारी करते हैं, मेडिकल फील्ड में जाते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो हमारी हिम्मत पहली स्टेप पे तोड़ देते हैं। तो आप जब आपने नीट क्लियर किया तो आप अपने आप को मतलब सेल्फ स्टडी कितना आप करते थे, और आप कोचिंग में कितना पढ़ते थे, घर जाके कितना पढ़ते थे, और आपका अब आपकी MBBS जब क्लियर हो जाएगी तो आप अपना स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में चाह रहे हैं, मतलब आप कौन सी चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे? तो आपके पहले क्वेश्चन का जो आपकी कितने घंटे पढ़ते थे, ये मैं बता रहा हूँ, कम से कम सेम क्वेश्चन मैं 50 बार सुन चुका हूँ। मैं गुस्से में कह रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ। थिंग इज, और इसका हमेशा मैं एक ही जवाब देता हूँ कि कभी भी जब आप पढ़ाई को काउंट कर रहे हो, कभी भी उसको आवर्स में मत काउंट करो। मेरा एक दोस्त हमेशा मेरे को कहता था कि IAS की तैयारी के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। कह रहे पर कुछ लोग ऐसा होता है 8 आवर्स पढ़ के भी उसे क्लियर कर लेते हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज जो तुम पढ़ रहे हो उस वक्त में क्वालिटी स्टडी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक चीज एक पेज के ऊपर बैठे हो, आधा 1 घंटा निकल गया, उसका कोई फायदा नहीं है। आप जो पढ़ो उस क्वालिटी टाइम में पढ़ो। आप समझ रहे हो उस चीज को कि आप एक टॉपिक को लेके चलो कि आज मुझे अगर ग्रेविटेशन फिनिश करना है तो मुझे आज ग्रेविटेशन फिनिश करना है। नाउ इट टेक्स 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, इट डजंट मैटर।
मेरा आज का गोल ये है और मुझे इसे फिनिश करना है, और फिर नेक्स्ट मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब आप इसको करने की कोशिश करोगे, अब कई बार होता है कि आप अपना गोल फुल फिनिश नहीं कर पाते, दिन खत्म हो जाता है, तब वहां पे आप जहां तक आप कर पा रहे हो वो आपकी कैपेसिटी है। आप समझ रहे हो कि सपोज आप, अगर मैं आपको अपना शेड्यूल बताऊं, मैं ऐसे करता था, मैं सुबह 6 बजे उठता था, सुबह 6 से 7:30 बजे तक मुझे फिजिक्स पढ़ना होता था, फिर मैं कोचिंग आ जाता था, और कोचिंग आने के बाद थोड़ा सोने के बाद फिर पढ़ता था। कभी मैंने ये नहीं सोचा, मेरा हमेशा ये था कि इतने बजे से मुझे शुरू करना है। कभी ये नहीं था कि हाँ एट द एंड ऑफ द डे कि बैठ के मैंने इतने घंटे पढ़ लिया कि वेरी गुड अब मेरा हो जाएगा। इससे पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेन आइडिया है कि आपके पास जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप फिनिश कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो और कितना क्वालिटी के साथ कर पा रहे हो, दैट इज द मेन थिंग। आर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है उसको अनसुना कर दो, इट डजंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करता। बता दिया था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें हेल्प करा, मोटिवेशन दिया जब भी उन्होंने डाउन फील करा, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो फैमिली ही नहीं कर पाती, हमें खुद से भी मोटिवेट होना पड़ता है। तो मुझे ये जानना है कि मतलब खुद से उन्होंने क्या करा। मतलब ठीक है फैमिली बोल रही है, सब बोलते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, जितने भी मेम्बर्स होते हैं आसपास वो सब करते हैं, बट खुद से क्या फील हुआ। ठीक है सबने बोला सुन लिया, लेकिन खुद में जब तक आप नहीं सोच सकते तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या सोचा, मैं ये जानना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया था कि मेरे जो इंस्पिरेशन थी मेरे दादाजी से थी, और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स ने जो सपोर्ट किया हमेशा किया है। मेरा अपने आप से ये था कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट था, एक रिसर्च में मेरे को इंटरेस्ट था कि, और उसके लिए मुझे ये चीज़ जाननी ज़रूरी थी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कैसे वर्क करती है। तो मुझे एक चांस मिला कि हाँ कि मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, साथ में मुझे ये नॉलेज भी गेन हो सकती है। और इसके अलावा कि क्या नाम है कि अपने आप से जो खुद को मोटिवेट करना, एक पीस ऑफ माइंड बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं कि अपनी बॉडी फिट रखना और माइंड फिट रखना, बिकॉज पूरे थ्रू आउट द जर्नी जब आप इसमें चलोगे आपको बहुत अजीब थॉट्स आएंगे, बहुत बार सेल्फ डाउट होगा, बहुत बार गुस्सा आएगा, बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार इट्स नॉट वर्थ इट। ऐसे टाइम में अपना पीस ऑफ माइंड बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए मैं योगा प्रैक्टिस करता था। मैं थ्रू आउट मैंने 1 साल जब तक मैं कोचिंग करता रहा, जब तक करता रहा, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए अलग से मैं कभी टाइम नहीं निकाल पाता था कि 1-2 घंटा मैं कर सकूँ। हाफ एन आवर मेडिटेशन एंड योगा, ताकि हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, ताकि मेरा पीस ऑफ माइंड बना रहे, मेरी थोड़ी बॉडी फिट रहे। तो इससे मेरे को एक बहुत हेल्प मिली कि उससे एक अलग ही पॉजिटिव वाइब, एक पर्टिकुलर जो पॉजिटिव वाइब चाहिए होती है वो मुझे हमेशा मेंटेन रही। तो ये मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे एनिमल किंगडम भी मान लीजिए आप, जैसे आज हमने पढ़ा, अब 1 मंथ बाद पढ़े हम भूल जाते हैं, और लास्ट में आके फिर 1 या 2 मंथ पहले हम अपना रिवीजन का क्राइटेरिया कैसे बनाएं। जो भी चीज़ जैसे आप पढ़ते जा रहे हो अभी फिलहाल, आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है और एक लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल ये है कि आपका जो ओवरऑल जो भी सिलेबस है उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हो, और शॉर्ट टर्म उसको कंसोलिडेट करना। जैसे सपोज आपने अभी एनिमल किंगडम का एग्जांपल दिया मेरे को, कि आप एनिमल किंगडम पे आप फोकस करो, उसकी जो टेस्ट सीरीज है, जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उसको फुल अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो भी उसमें आपको डाउट आया है उसको मार्क करते जाओ। जो मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा कि मैं क्या करता था। कि सपोज मेरे पास एक आज बुकलेट है एनिमल किंगडम की, उसमें पर्टिकुलर चैप्टर कोई आज पढ़ा है, तो मैं आज जाके उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उसको मार्क कर लूंगा कौन से मुझे नहीं आए। बिकॉज एक चीज हमारे फिजिक्स के टीचर थे शर्मा सर, वो हमेशा कहते थे कि बेटा आज जो तुम्हें चीज आ गई है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आज तुम्हें साइकिल चलाना आ गया है तो तुम्हें 10 साल बाद भी चलाना आएगा। कि एक जो बेसिक चीजें होती है वो हमेशा इट्स लाइक वो आपकी इम्प्रिंट हो जाती है दिमाग में, कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वो 1-2 बार रिपीट होती रहेंगी, वो इम्प्रिंट हो जाएंगी। जो थोड़ी टफ चीजें हैं उनको थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत होती है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि आपको थ्योरी, जो वास्ट थ्योरी है, कई बार उसे पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन आपको करना है, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पाए हो, कौन से क्वेश्चन है जो आप उसमें अटके हो, उनको मार्क करते चले जाओ। तो लास्ट में मैंने ये किया था कि मैंने जो भी अपनी टेस्ट सीरीज दी हैं, जो भी मेरे पास मेरी शीट्स पड़ी हैं, उनमें हमें वो मार्क क्वेश्चंस थे कि ये मैं सर्कल करके रखता था उसमें कि ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आए हैं, और बस उनको गो थ्रू करता था कि इस तरीके से
एटलीस्ट जो मुझे चीज़ें पता है उसमें एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे 90% वो याद रहेगा। कि 10% हो सकता है कि हाँ ओके इसमें मेरे से मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन जो मुझे नहीं आया उसको मैं फोकस करूंगा, जो मैं ऑलरेडी मार्क्ड है। तो इस तरीके से एक आप ये तरीका कर सकते हैं कि इसको कवर करने के लिए, कि रिविजन के लिए। बाकी फिजिक्स के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक एट द एंड ऑफ दिस इंटायर थिंग, कि जब आपका पेपर काफ़ी करीब हो, सिर्फ फॉर्मूलेस को एक जगह पे लिख लो। मैंने जिपमर से पहले ये चीज़ करी थी। एम्स से पहले मेरे पास, क्योंकि और भी चीज़ों के लिए मैं थोड़ा बिजी था, मतलब क्योंकि और चीज़ों को मुझे कवर करना था। जिपमर के लिए मेरे पास जब थोड़ा टाइम था तो मैंने सिर्फ एक शीट पे बैठ के सारे फॉर्मूलेस लिखे थे, जितने भी चैप्टर्स हैं, देख के नहीं, सिर्फ जितने मेरे को याद है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट किया था कि जो जो मैं मिस आउट कर गया, उससे एक हेल्प ये मिली थी कि जब जिपमर का पेपर था बहुत क्विक, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि 2.5 आवर्स में पेपर देना है, मतलब आपको, और सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200, तो आपको उसे कवर करना है बहुत तेजी से, तो फॉर्मूले क्लिक होने चाहिए बहुत तेज। तो ये एक तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं फिजिक्स के लिए, कि आप सिर्फ फॉर्मूलेस को एक पेपर पे लिख दो जो आपको आते हैं, और उसके बाद उनको रिवाइज करो तेज तेज, तो दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। तो थैंक यू ऋतिक, आपने इतना सारा आंसर किया, आज टाइम निकाला। फॉर्चुनेटली आप फिजिकली मिल गए इस टाइम, आपका टूर लगा यहाँ पे। बस मैं चाहूँगा फ्यूचर में आप, अगर बच्चे आपको कभी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या सोशल मीडिया पे हैं, कैसे क्या आपको कैसे कांटेक्ट करें बच्चे? मैं सोशल मीडिया पे तो नहीं हूँ सर। अभी भी नहीं है आप? नहीं। दैट्स रियली ग्रेट। आप देख सकते हैं अभी भी ये सोशल मीडिया पे नहीं है। एक बार छूट गया तो छूट गया। चलिए अच्छी बात है, फिर हम थ्रू एलुमनाई कनेक्ट कर देंगे आपको अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों।